इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसने हमसे बोला है कि बैग ए कंटेन्स x+3 रेड, x+2 ब्लैक बॉल्स। ओके, बैग ए में आपके पास रेड बॉल्स कितनी है, x+3 दी हुई है, और ब्लैक बॉल्स कितनी है, x+2 दी हुआ है। ठीक है, और उसने क्या बोला कि अनदर बैग बी कंटेन्स, एक और बैग है आपके पास बी जिसमें x+5 क्या है, ब्लैक बॉल्स है, x+5, और x आपके पास रेड बॉल्स हैं। ठीक है, उसने क्या बोला कि इफ़ वन ऑफ द बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम, अगर दोनों में से एक कोई बैग सेलेक्ट किया जाता है, एंड 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग द सेलेक्टेड। अच्छा, तो देखो आपके पास सबसे पहले इन दोनों में से एक बैग चूज़ कराएगा। ठीक है, तो एक बैग चूज़ करने की आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2। ठीक, अब उसमें से 2 आपके पास बॉल्स निकाली जाती है, जो भी बैग चूज़ करा, ए बैग चूज़ करा तो ए में से, या फिर बी बैग चूज़ करा तो बी में से 2 बॉल्स निकाली जाती है रैंडमली, और जो प्रोबेबिलिटी है कि ये दोनों बॉल्स डिफरेंट कलर की होंगी वो आपके पास ये दिया हुआ है। मतलब क्या, जैसे कि अगर आपके पास ए वाला बैग चूज़ हो गया था, तो इसमें से आपके पास अलग अलग कलर की बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बताओ। हम बोल सकते हैं ना कि x+3 इंटू x+2 डिवाइडेड बाय टोटल बॉल्स कितनी है, देखो आपके पास 2x+5 है, तो 2x+5 C2। ठीक है, ये हो जाएगा। सिमिलरली अब आपके पास देखो ये भी तो बैग चूज़ हो सकता है ना, तो अगर इसमें से मैं 2 बॉल्स निकालूंगा तो आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी अलग अलग कलर के होने की, x+5 डिवाइडेड बाय 2x+5, बिकॉज ये भी देखो टोटल आपके पास कितनी है 2x+5 है, C2। ठीक है, ये होगा। अब एक काम करो, इसको बाहर ले लो तो आपके पास अंदर क्या बचेगा, और ये सब इक्वल टू किसके है, उसने बोला है 69/136 के। ठीक है, तो ये आपके पास देखो 1/2। ठीक है, इनटू इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2x+5 और 2x+4 डिवाइडेड बाई 2 आएगा तो उसको ऊपर ले जाओ। ठीक है, और ये आपके पास कितना हो जाएगा, x² + 5x + 6 + x² + 5x। ठीक है, इजिकल्स टू 69/136। ये कैंसिल आउट हो गया। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे आपके पास कितना आएगा, 2x² + 10x + 6 डिवाइडेड बाय 2x + 5 2x + 4 इजिकल्स टू 69/136। ठीक है, इसमें से एक काम करो, 2 को अगर मैं निकालता हूँ और नीचे लेकर आता हूँ तो आपके पास क्या बन जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपके पास x² + 5x + 3 डिवाइडेड बाय 2x + 5 और 2x + 4 इजिकल्स टू 69 ये आपके पास कितना हो जाएगा 136 × 2। ठीक है, आपके पास ये इक्वेशन बनी है। अब एक तरीका क्या है, आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें उसके बाद आंसर को निकालें। दूसरा तरीका क्या है, आप कंपैरिजन करके भी हिट एंड ट्रायल से इसके आंसर को निकाल सकते हैं। कैसे, हम एक चीज़ जानते हैं ना कि ये दोनों जो आपके पास नंबर्स हैं वो क्या है, वो कंसेक्यूटिव है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, 17 × 8 × 2, और आई कैन से 17 × 16 लिख सकता हूँ। तो अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करता हूँ तो हमारे पास क्या आएगा, देखो 2x + 5 = 17 के। तो यहाँ से अगर मैं देखूँगा x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 6 हो जाएगी। अब एक बार को इसको कंफर्म करने के लिए इसमें पुट करा लो ऊपर, देखो आपके पास ये आपके पास कितना हो गया, 36 + 30 + 3। देखो ऊपर वाली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, 69 ही बना रहा है, इसका मतलब कंफर्म है। x आपके पास कितना हो गया, 6 हो गया। अगर x आपके पास 6 है तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो जाएंगी बैग ए में, अगर हम इसको निकालेंगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 12 और ये 17, मतलब इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं या फिर आप एक और तरीका कर सकते हैं, आप ऑप्शंस का यूज़ करके भी इसको निकाल सकते हैं। जैसे कि देखो ए में उसने बात करी है कितनी बॉल्स हैं, ए की तो यहाँ पर जो आपके पास ऑप्शंस दिए हुए वो ए की तो बात करी है ना उसने, मतलब क्या, ये आपको पता है कि टोटल बॉल्स कितनी है 2x + 5। अब इक्वल टू देखो 13 के अगर मैं पुट कर देता हूँ तो ये आपके पास x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। उसको सेटिस्फाई कराने की कोशिश कर लो, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, तब भी आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, उस टाइम से बोला है कि देयर आर 3500 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल आउट ऑफ विच 1840 लाइक्स मैंगो। ठीक है, आपके पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 3500 है। ठीक है, और इनमें से मैंगो कितने लाइक करते हैं, 1840 लाइक करते हैं। 1620 कौन लाइक करते हैं, बनाना लाइक करते हैं। बनाना कितने लाइक करते हैं, 1620 करते हैं। और 1780 ऑरेंज लाइक करते हैं। ऑरेंज की अगर हम बात करें तो आपके पास कितने 1780 है। ठीक है, उसके बाद 1060 लाइक्स मैंगो एंड ऑरेंजेस। मैंगो ऑरेंजेस कितने, मतलब ये वाला जो आपके पास पार्ट है। ठीक है, अब इसको ध्यान में रखिएगा, ये पूरे इस पार्ट की बात कर रहा है। ठीक है, जिसमें आपके पास ये जो तीनों लाइक करते हैं वो इंक्लूडेड है ना। ये कितना है आपके पास 1060। और ऐसा मैंने क्यों लिया, बिकॉज उसने यहाँ पर क्या बोला है कि 1060 लाइक्स मैंगो एंड ऑरेंजेस। आगे उसने ओनली यूज़ नहीं करा है कि सिर्फ मैंगो और ऑरेंजेस ही लाइक करता है। वो मैंगो ऑरेंजेस तो लाइक करता ही है और बनाना लाइक कर सकता है। ठीक है, नो इशू। उसके बाद 720 लाइक्स ऑरेंज एंड बनाना। ऑरेंज बनाना वाला मतलब ये वाला पार्ट आपके पास कितना है, 720 दिया हुआ है। उसके बाद 860 लाइक्स मैंगो एंड बनाना। मैंगो बनाना कितना है आपके पास, 860 आपके पास ये दिया हुआ है। ठीक है, उसके आगे उसने क्या बोला है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक्स ऑल 3 फ्रूट्स आर 76 मोर देन हु डू नॉट लाइक एनी ऑफ द फ्रूट। उसने क्या बोला कि आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि तीनों फ्रूट्स लाइक करते हैं, मान लेते हैं आपके पास कितना एक्स। ये जो एक्स है वो 76 ज़्यादा है किस से, उन स्टूडेंट से जो कि कोई भी लाइक नहीं करते हैं। मतलब उसको मान लेते हैं एन, जो कि कोई भी लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, हमें बताना है कि हाउ मैनी ऑफ देन डू नॉट लाइक एनी फ्रूट। ऐसे कितने आपके पास स्टूडेंट्स हैं जो कि एक भी फ्रूट लाइक नहीं करते, मतलब आपको इस एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें, ये आपके पास जो पूरा वेन डायग्राम दिया हुआ है, इसकी जो टोटल वैल्यू होगी वो बराबर किसकी होगी, मतलब क्या ऐसे स्टूडेंट्स जिनको कुछ ना कुछ लाइक, मतलब जिनको कुछ ना कुछ पसंद है, वही तो आपके पास ये स्टूडेंट्स होंगे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अगर 3500 में से, ये आपके पास क्या है जो टोटल स्टूडेंट्स थे, इनमें से अगर उनको माइनस कर दूँ जिनको एक भी फ्रूट्स पसंद नहीं है, मतलब क्या इसमें से अगर मैं माइनस कर दूँ किसको, x माइनस 76 को, तो मेरे पास ये जो स्टूडेंट्स आएंगे वो कौन आएंगे, जिनको एटलीस्ट एक ना एक फ्रूट्स पसंद है। ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम एक तो होगा ही होगा। इसका और मतलब क्या हुआ, अगर डायग्राम के रिस्पेक्ट में देखना चाहें तो इसको थोड़ा सा अलग पेन से समझाता हूँ। मतलब हर एक पार्ट आपके पास वो ऐड होना चाहिए, ये सारा मिलाकर इसके बराबर होगा, है ना। अब इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, आपके माइंड में थोड़ा सा इमेजिनेशन को आप यूज़ करिए। कैसे, अगर आप चाहें तो इसको ABCD डिफाइन करके भी कर सकते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। तो इसको थोड़ा सा मैं आपको इमेजिनेशन में समझाऊंगा। आई होप आप लोग क्लियर समझ पाएंगे। कैसे, देखो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर इस पार्ट की, ये वाला पार्ट, इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो। ठीक है, ये आपके पास पार्ट क्या है, A रिप्रेजेंट कर रहा है कि ओनली मैंगो वाला, B रिप्रेजेंट कर रहा है ओनली बनाना वाला, C रिप्रेजेंट कर रहा है ओनली ऑरेंज वाला। इसी तरीके से ये वाला जो पार्ट है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ओनली मैंगो एंड ऑरेंजेस वाला। ये जो आपके पास पार्ट है वो रिप्रेजेंट किसको करेगा, ओनली मैंगो एंड बनाना वाला। ये जो पार्ट है वो रिप्रेजेंट किसको करेगा, ओनली बनाना एंड ऑरेंज वाला। और ये जो एक्स वाला पार्ट है वो रिप्रेजेंट किसको करेगा, तीनों को। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको ध्यान से समझिए। अगर मैं 1840 में ऐड कर दूं कितना 1780, फिर मैं ऐड कर दूं कितना 1620। अब मैंने क्या करा, मैंने मैंगो वाले पूरे सर्कल को ऐड कर दिया, बनाना वाले पूरे सर्कल को ऐड कर दिया, ऑरेंज वाले पूरे सर्कल को ऐड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी जो मैंने इमेजिनेशन की बात करी थी वो आएगी। कैसे, ये जो आपके पास पार्ट है ये वाला, सिर्फ इस पार्ट को देखो आप। मुझे एक बात बताओ,
ये आपके पास कितनी बार काउंट हो गया? 2 बार काउंट हो गया ना। ये कितनी बार काउंट हो गया? ये 2 बार काउंट हो गया है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो आपके पास पार्ट है इसको मुझे एक बार माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलर केस आपके पास ये वाला भी हो जाएगा कि आपको ये एक बार माइनस करना होगा और ये आपको एक बार माइनस करना होगा, है ना। और बीच वाले अगर मैं x की बात करूं, मतलब क्या, जो आपके पास तीनों लाइक करते हैं। अब ये आपके पास कितनी बार आ गया होगा? जब आपने मैंगो करा तब एक बार आया, फिर आपने जब बनाना को ऐड करा तब आपके पास दूसरी बार आया, फिर आपने जब ऑरेंज को करा तभी आपके पास तीसरी बार आ गया। मतलब क्या, ये 3 बार आपके पास ऐड हो गया। तो आपको क्या करना होगा? आपको इसमें से एक बार तो ये 2 वाले माइनस करने होंगे और 2 बार आपको ये बीच वाला माइनस करना होगा, है ना। अब इसको जब मैं माइनस करूंगा, इन दैट केस देखिए, ये जो आपके पास 1060 है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये आपके पास ये जो 2 वाला पार्ट है इसको तो वो ले ही रहा है, साथ ही साथ वो किसको और माइनस कर रहा है? बीच वाले पार्ट को, मतलब क्या, एक्स वाले पार्ट को भी वो माइनस कर रहा है ना। ये समझ में आ रहा है? तो अगर मैं इसमें से पूरे में से माइनस करता हूँ 1060 प्लस 860 प्लस 720, इन दैट केस क्या हुआ समझिए। मैं इसको थोड़ा सा अलग पेन से समझाता हूँ। जब हमने इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करा तो हमारे पास ये जो O वाला पार्ट है वो तो एक बार माइनस हुआ, P वाला पार्ट है एक बार माइनस हुआ, M वाला पार्ट है एक बार माइनस हुआ। हमें इनको एक एक बार माइनस करना था, नो इशू। बट ये जो आपके पास X वाला पार्ट है वो 3 बार माइनस हो गया। क्यों? आपने जब एक बार इसमें से करा तब एक बार माइनस हुआ, आपने इसमें से एक बार करा तब एक बार माइनस हुआ, आपने इसमें से एक बार माइनस करा तब एक और बार माइनस हो गया। तो अब आपके पास बीच वाली वैल्यू तो एक भी बार नहीं है ना, और आपको बीच वाली वैल्यू को सिर्फ 2 बार माइनस करना था। तो इसीलिए अब इसमें मैं क्या करूँगा? प्लस x कर दूंगा, मतलब एक बार में x को इसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ये जो आपके पास है ये फॉर्मूले से भी निकल सकता है, बट मैं चाहता हूँ ये आपके पास आप सिर्फ विजुलाइज करके ही इसको फाइंड आउट कर ले। अगर इनके समझ में नहीं आया है अभी तक, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। आप इसको आराम से आधा घंटा 1 घंटा कितना भी टाइम ले लीजिए। माइंड में अगर ये आपके पास एक बार बन गया ना कि ये किस तरीके से आया, फिर उसको आपको करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ में है? तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा इस पूरी इक्वेशन को, तो आपके पास क्या हो जाएगा? देखिए, ये आपके पास 3576 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा? 2600 प्लस एक्स। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं 2x इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 976 के, मतलब x की वैल्यू आपके पास कितनी आई? x की वैल्यू आपके पास आ गई 488 आ गई। x की वैल्यू आपके पास 488 आ गई। हमें निकालना क्या था? n की वैल्यू निकालनी थी। तो n की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? इसमें से अगर हम 76 को माइनस कर दें, मतलब कितना? 214। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 412, मतलब E इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इस क्वेश्चन में गिवन क्या उसने हमसे बोला है कि एन इलेक्शन इज कंडक्टेड बिटवीन 2 कैंडिडेट्स इन अ सिटी। ओके, एक इलेक्शन किया गया 2 कैंडिडेट्स के बीच में। 50,000 enrolled voters didn't cast their votes and only 80% of the cast vote were valid। ठीक है, तो टोटल आपके पास वोटर्स थे, इनमें से 50,000 ने तो वोट ही नहीं दिए, ठीक है। और जिन लोगों ने वोट दिए उनमें से भी 80% ही आपके पास क्या है? वैलिड थे। तो बाकी के बचे हुए 20% आपके पास इनवैलिड होंगे इनमें से। आगे बोला है कि इफ़ द विनिंग कैंडिडेट वॉन बाय इतने वोट्स ओवर द लूजिंग कैंडिडेट, ठीक है। उसने बोला कि जो आपके पास, अब देखो, विनिंग कैंडिडेट को जो वोट मिले होंगे वो इन्हीं में से तो मिले होंगे ना। मान लेते हैं कौन जीता? ए जीता, ठीक है। तो ए कितने वोट से जीता है? जो हारा हुआ है उससे 52400 वोट से जीता हुआ है, मतलब इसको इतने वोट्स ज़्यादा मिले होंगे बी से, ठीक है। और उसके बाद द लूजिंग कैंडिडेट गॉट 18% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। जो लूजिंग कैंडिडेट है उसको इस 80% का कितना मिला है? 18% मिला है, ठीक है।
एंड 20% ऑफ द एनरोल्ड वोटर्स वोट नोटा। और इनमें से भी आपके पास जो नोटा ने जिनको वोट दिया है वो कितने 20% है किसके, जो ओवरऑल आपके पास एनरोल्ड वोटर्स थे इसके कितने हैं 20%। ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट नंबर ऑफ इनवैलिड वोटर्स। तो इनवैलिड वोटर्स मतलब आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए अगर हम बात करें इतने वाली कंडीशन की, इतनी कंडीशन की अगर हम बात करें तो ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं ये आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स थे कितने थे, 100% थे। कितने थे 100%। तो देखो ये जो आपके पास 100% है वो बराबर किसके है, वो बराबर है आपके पास 20% ऑफ इनवैलिड वोटर्स के, प्लस अगर हम इनकी बात करें तो देखो ए को वोट मिले कितने, अगर हम बात करें ये देखो आपके पास 18% ऑफ 80 है, मतलब ये आपके पास कितना हो गया 14.4% हो गया। ठीक है, तो देखो ए को कितने वोट्स मिले 14.4% से 52400 वोट्स ज़्यादा। ठीक है, और अगर हम बात करें बी को वोट्स कितने मिले 14.4% वोट मिले हैं, राइट। ठीक है, उसके बाद अगर हम नोटा की बात करें तो नोटा में आपके पास देखो जो टोटल आपके पास यहाँ पे एनरोल्ड थे, अब ये टोटल एनरोल्ड कितने थे 50,000 प्लस ये जो आपके पास 100% है, यही तो है ना। अब इसका 20% मतलब कि इसका 1/5 अगर हम बात करें तो आपके पास ये कितना हो जाएगा 10,000 प्लस 20%। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ना यहाँ पर 10,000 प्लस 20%, फाइन। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो देखो आपके पास कितना हो जाएगा, ये 100% इज इक्वल्स टू 20%, 40%, और ये आपके पास 14.4 कितना हो गया 28.8%, और आई कैन से 0.886। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ ना ये आपके पास 68.8% प्लस ये दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा आपका 62400। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे ये आपके पास कितना हो गया 31.2%, इसकी वैल्यू बराबर किसके 62400 के। अब आपको निकालना क्या था, आपको इस 20% की वैल्यू निकालनी थी ना। ठीक है, तो ये आपके पास कैसे निकल सकती है, यहाँ से देखो 20% ये बराबर किसकी हो जाएगा 62400 डिवाइडेड बाय 31.2 इंटू 20, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 40,000, मतलब बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है इसको समझ लेते हैं। उसने हमसे बोला है कि 2 स्विमर्स पी एंड क्यू स्टार्ट स्विमिंग टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम पॉइंट एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली ऑफ अ स्विमिंग पूल। ठीक है, 2 स्विमर्स हैं आपके पास, वो मान लेते हैं 2 पॉइंट हैं आपके पास, ये पॉइंट है एक्स और ये पॉइंट है वाई। ठीक है, एक्स से पी चलना स्टार्ट करता है इस डायरेक्शन में, और वाई से क्यू चलना स्टार्ट करता है इस डायरेक्शन में। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है कि दे स्टार्ट्स देयर स्विमिंग साइमल्टेनियसली इन द लेंथ ऑफ 300 मीटर पूल। ठीक है, ये आपके पास जो लेंथ दी हुई है वो कितनी दी हुई है 300 मीटर्स की दी हुई है। ठीक है, और उसने बोला कि जो रेशियो है आपके पास स्पीड का वो 1:2 है। मतलब क्या, इसकी स्पीड आपके पास अगर कितनी है 1K है। ठीक है, तो इसकी स्पीड कितनी होगी 2K होगी, फाइन। उन्होंने कहा कि ईच स्विमर रेस्ट फॉर 6 सेकेंड वंस शी रीचेस द अदर एंड एंड स्टार्ट स्विमिंग बैक। ठीक है, मतलब क्या, जैसे कि अगर हम पी की बात करें, अगर पी वाई पर पहुंचेगा तो वो 6 सेकेंड वहाँ पर वेट करेगा। ठीक है, रेस्ट करेगा, उसके बाद फिर से वो एक्स की तरफ चलना स्टार्ट करेगा। सिमिलर केस क्यू के साथ भी है। ठीक है, तो उन्होंने बोला क्या है कि वेयर विल दे मीट फॉर द सेकेंड टाइम इन द स्टिल वाटर ऑफ स्विमिंग पूल। ठीक है, उसने बोला कि वो कब फिर से सेकेंड टाइम मीट करेंगे। ठीक है, और वेयर दे विल मीट मतलब कहाँ की बात करिए। ठीक है, टाइम नहीं पूछा, उसने बोला है प्लेस आपको बतानी है।
और स्टिल वाटर की उसने बात करी है। अगर स्टिल वाटर की बात करें मतलब यहाँ पर आपके पास जो स्ट्रीम की स्पीड है उसको हम 0 मानेंगे। तो इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखो हम एक चीज़ जानते हैं कि पी ने स्टार्ट करा, उसकी स्पीड कितनी 1K, क्यू ने स्टार्ट करा, उसकी स्पीड कितनी 2K, मतलब इनकी स्पीड का रेशियो कितना 1:2 है। तो और टाइम अगर सेम लेंगे तो ऑब्वियसली बिकॉज दोनों ने साइमल्टेनियसली चलना स्टार्ट करा है, तो जो डिस्टेंस ये ट्रेवल करेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना किसके, जो इनकी स्पीड है। तो अगर मैं बात करूँ इस 300 मीटर्स को कवर करने में, देखो स्पीड ऑब्वियसली आपके पास क्यू की ज़्यादा है, तो क्यू पहले ये 300 मीटर्स कवर करेगा। तो जब क्यू 300 मीटर्स कवर करेगा मतलब यहाँ पहुँचेगा, ठीक है, कौन, क्यू। इन दैट केस पी ने कितना डिस्टेंस चल दिया होगा, इसका जस्ट हाफ, मतलब कितना 150, इजंट इट। अब क्यू क्या करेगा, क्यू यहाँ पर वेट करेगा कितने सेकंड, 6 सेकंड, है ना। क्यू ने वेट करा 6 सेकंड। अब अगर मैं बात करता हूँ किसकी, पी की, तो देखो 6 सेकंड में पी यहाँ से यहाँ आगे और बढ़ जाएगा, मतलब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपके पास, अगर हम बात करें 6x हो जाएगा, सॉरी 6K मान लो। 6 आपके पास क्या है, ये सेकंड से, K आपके पास क्या है, वो स्पीड है, ठीक है, इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। फिर उसके बाद ये जो डिस्टेंस बाकी का बचा हुआ है, अब वो कौन ट्रैवल करेगा, पी ट्रैवल करेगा, और अब इस टाइम पर क्यू भी चलना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब एक चीज़ को समझो, देखो यहाँ से यहाँ पहुँचने में, राइट, पी को कितना टाइम लगेगा, ये जो डिस्टेंस है वो आपके पास कितना है 150 माइनस 6K है ना, तो कितना टाइम पी को लगेगा ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में, वो निकाल लो। अगर मैं उस टाइम की बात करूँ तो वो टाइम हो जाएगा आपके पास, देखो डिस्टेंस है 150 माइनस 6K डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी है, स्पीड है K, ठीक है। तो इतना टाइम लगेगा पी को कहाँ पहुँचने के लिए, वाई पर पहुँचने के लिए। और इस टाइम में क्यू ने ऑलरेडी चलना स्टार्ट कर दिया है, तो क्यू कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इस टाइम में, इसको पहले आप निकाल लो। अगर मैं बात करूँ क्यू की स्पीड कितनी है 2K है, ठीक है, टाइम कितना है आपके पास 150 माइनस 6K डिवाइडेड बाय K, ठीक है। तो इतने टाइम में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, अगर मैं इसको करता हूँ ये आपके पास कितना हो जाएगा 300 माइनस 12K हो जाएगा, ठीक है। इतना डिस्टेंस कौन ट्रेवल कर लेगा, क्यू ट्रेवल कर लेगा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कहीं डिस्टेंस ट्रेवल करा है। तो अगर 300 माइनस 12K है, इसका मतलब ये जो आपके पास डिस्टेंस होगा, जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो कितना होगा आपके पास 12K डिस्टेंस होगा, ठीक है। इस टाइम पर क्यू यहाँ पर है और पी अभी यहाँ पर ही होगा आपके पास, बिकॉज अगर पी पहुँचा है तो अब वो 6 सेकेंड वेट करेगा। अब एक चीज़ को समझो, यहाँ पर पी बैठा हुआ है, ठीक है, और वो 6 सेकेंड क्या कर रहा है, वेट कर रहा है। अब इस 6 सेकेंड में क्यू और डिस्टेंस चलेगा, इजंट इट, बिकॉज क्यू तो रुका हुआ नहीं है। अब क्यू इन 6 सेकेंड में कितना डिस्टेंस चलेगा, क्यू की स्पीड कितनी 2K है, इंटू 6 मतलब कितना डिस्टेंस चलेगा, पूरा 12K, तो वो यहीं पर पहुंच जाएगा, राइट। इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट समझिएगा, जब आपके पास क्यू यहाँ पर पहुंचा तो ऑलरेडी पी यहाँ पर था, पी ने अपने 6 सेकेंड्स कवर करे और क्यू ने अपने 6 सेकेंड कवर करे, वो यहीं पर। इसका मतलब क्या हुआ कि सेकेंड टाइम जब ये मीट किए, ठीक है, फर्स्ट टाइम तो जब ये एक दूसरे की तरफ से निकलेंगे तब मीट कर लेंगे, सेकेंड टाइम जब ये मीट किए तो ये कहाँ पर थे, ये पॉइंट वाई पर थे, ठीक है। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमने इसको करा है। एक बार वीडियो को पॉज करके या फिर दोबारा एक बार चेक कर लेना, जो भी आइडिया थोड़ा सा हुआ है, जो मैंने समझाया है, एक बार खुद से ट्राई करो सो दैट और ज़्यादा ठीक से समझ में आएंगी चीज़ें। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, बोला है कि अ शॉपकीपर वांट्स टू अर्न 30% प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ ऑल 5 पीसेज ऑफ एन आर्टिकल। ओके, एक शॉपकीपर है जिसको 30% का प्रॉफिट चाहिए 5 पीसेज ऑफ आर्टिकल बेचने पर। सो ही मार्क्ड अप द आर्टिकल X% अप ऑन कॉस्ट प्राइस एंड ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ इतना %। अच्छा, तो देखो कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। एक शॉपकीपर है जो एक आर्टिकल बेचता है 30% प्रॉफिट, मतलब क्या 100 रुपये अगर उसकी कॉस्ट प्राइस है तो 130 पर वो बेचना चाहता है, ठीक है। और वो डिस्काउंट कितना देता है 50/3%, और आई कैन से 1/6। इसका ना मार्क प्राइस कितनी हो जाएगी
130 इंटू 6/5, ठीक है। ये आपके पास कितना हो गया 26 और आई कैन से 156, राइट। अब वो क्या बोलता है कि बट बाय मिस्टेक द मार्क्ड अप परसेंटेज एंड डिस्काउंट परसेंटेज आर इंटरचेंज्ड। लेकिन गलती से क्या होता है, मार्क्ड अप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज इंटरचेंज हो जाता है। जैसे कि डिस्काउंट परसेंटेज तो हमें पता है, मार्क्ड अप परसेंटेज की अगर हम बात करें तो वो कितना है 56% है। ये दोनों क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। और उसने क्या बोला कि आफ्टर सेलिंग 3 आर्टिकल्स द शॉपकीपर रियलाइज द मिस्टेक। मतलब क्या, देखो गलती से वो क्या कर देता है, 100 रुपये का आपके पास आर्टिकल है, अब वो इसको 50/3% से मार्कअप कर देता है। मतलब ये आपके पास क्या हो जाएगा 700/6 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 56% का अगर डिस्काउंट देता है तो मतलब ये 700/6 इंटू 44/100, ये आपके पास 22 टाइम्स क्या, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, मतलब कितना हो गया 154/3। ये आपके पास क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस हो जाएगी जो मिस्टेक से है। अब वो क्या करता है, ऐसे 3 आर्टिकल्स तो वो बेच देता है। मतलब क्या, 300 उनकी कॉस्ट प्राइस होगी और 154 उनकी सेलिंग प्राइस होगी, ठीक है। आफ्टर सेलिंग 3 आर्टिकल्स रियलाइज द मिस्टेक, 3 बेचने के बाद मिस्टेक को वो रियलाइज़ करता है एंड टू गेन द सेम अमाउंट एज ही थॉट अर्लियर। और वो चाहता है क्या, कि उसको जितना प्रॉफिट पहले चाहिए था, मतलब 30% का, उतना ही उसको चाहिए, ठीक है। ही नाउ चेंज द मार्क्ड अप परसेंटेज, तो वो मार्क्ड अप परसेंटेज को चेंज कर देता है ऑन द रिमेनिंग आर्टिकल्स एंड डिड नॉट ऑफर एनी डिस्काउंट। और वो अब कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं करता है। तो मतलब क्या, बाकी जो आपके पास 200 रुपये हैं, ठीक है, जिनकी कॉस्ट प्राइस कितनी है 200 रुपये, उनको वो इस तरीके से बेचता है कि टोटल 500 पर उसको प्रॉफिट कितना हो, 30% का प्रॉफिट हो। मतलब क्या, सेलिंग टोटल प्राइस कितनी जाएगी 650 हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी जो आपके पास सेलिंग प्राइस होगी वो कितनी होगी, 650 माइनस 154, और आई कैन से ये आपके पास कितना आएगा 6, ये आपके पास हो गया 9 एंड 496 पर वो बेचना चाहता है। और ये आपके पास जो प्राइस है वो विदाउट डिस्काउंट है। मतलब कि यहाँ से उसने बस इसको इतना बढ़ा दिया है। तो ये कितना परसेंट इसने इसको इंक्रीज़ कर दिया है, 296/200 इंटू 100, ये से कैंसिल आउट हो गया 148%। मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। ओके, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसने हमसे बोला है कि अ वेसल कंटेन्स मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर मिक्सड इन द रेशियो 7:9 रेस्पेक्टिवली। एक आपके पास वेसल है जिसमें मिल्क और वाटर किस रेशियो में दिया हुआ है, 7:9 में दिया हुआ है, ठीक है। उसने क्या बोला है कि 32 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट ऑफ द वेसल। इसमें से 32 लीटर्स मिक्सचर को निकाल दिया जाता है, ठीक है, एंड सोल्ड एट 62.5% हायर देन द रेट ऑफ प्योर मिल्क। और उसको बेस कितने पर दिया जाता है, जो आपके पास प्योर मिल्क की कॉस्ट है, ठीक है, उससे 62.5% ज़्यादा प्राइस है। अब 62.5% को मैं 5/8 लिख सकता हूँ, और इतना ज़्यादा की उसने बात करी तो 13/8। इस प्राइस पर वो बेच देता है इतने लीटर्स ऑफ मिक्सचर को, ठीक है। उसने क्या बोला आगे कि नाउ 13 लीटर ऑफ द मिल्क इज एडेड टू द रिमेनिंग मिक्सचर एंड द होल रिजल्टेंट मिक्सचर इज सोल्ड एट इतना परसेंट लेस देन द रेट ऑफ प्योर मिल्क, ठीक है। अब एक चीज़ को समझो, उसने क्या करा, आपके पास जब हमने 32 लीटर्स निकाल लिया तभी आपके पास रेशियो तो 7:9 ही रहेगा। अब इसमें वो मिल्क ऐड कर ले रहा है कितना, 13 लीटर्स, ठीक है। उसने हमसे ये चीज़ बोली, जो भी आपके पास रिजल्टेंट यहाँ पर मिक्सचर मिला उसको उसने बेच दिया कितने प्राइस पर, 37.5% लेस पर। अब 37.5% को मैं 3/8 लिख सकता हूँ, ठीक है। और अगर वो इतने परसेंट लेस पर बेच रहा है, इसका मतलब 5/8, कितने पर 5/8। तो हम बोल सकते हैं ना, यहाँ पर जो भी आपके पास प्योर मिल्क की कॉस्ट है उससे 5/8 पर वो उसको बेच रहा है, ठीक, समझ में आ गया। अब आगे उसने बोला क्या है कि फाइंड द प्रॉफिट इनक्योर्ड इन दिस होल ट्रांजेक्शन इफ़ द रेशियो ऑफ द मिल्क टू वाटर इन द रिजल्टेंट मिक्सचर इज इतना, ठीक है। रिजल्टेंट मिक्सचर में आपके पास मिल्क और वाटर का रेशियो 37:42 दिया हुआ है, और जो कॉस्ट है प्योर मिल्क की वो आपके 16 दी हुई है। इसका मतलब ये आपके पास कितना हो जाएगा, 26 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास कितना हो जाएगा, 10 रुपीज़ हो जाएगा। फाइन, समझ में आ गया। अब अगर मैं इन रेशियोज़ में बात करूँ तो एक चीज़ को समझिएगा, उसने यहाँ पर क्या ऐड करा था, मिल्क ऐड करा था ना, तो वाटर इन दोनों में क्या होना चाहिए, सेम होनी चाहिए,
इज़न्ट इट? इसका मतलब अगर मैं इसमें 14 को अगर मल्टीप्लिकेशन कराऊँ और इसमें 3 का अगर मैं मल्टीप्लिकेशन कराऊँ तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 98, और ये आपके पास 126 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये आपके पास 111 और 126 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो आपके पास जो ये डिफरेंस है 13 का, वो इस 13 लीटर्स की वजह से है, इज़न्ट इट? इसका मतलब 1 बराबर किसके हो जाएगा, 1 लीटर्स की वजह से हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से देखें, आपके पास फाइनली जो टोटल आपके पास मिक्सचर था, ठीक है, वो कितने लीटर्स का था, 237 लीटर्स का था, और उसने इस मिक्सचर को बेच दिया किस सेलिंग प्राइस पर, 10 पर। तो अगर मैं टोटल सेलिंग प्राइस की बात करूं, टोटल सेलिंग प्राइस आपके पास क्या हो जाएगी, देखो ये इंटू ये अगर मैं कराता हूं तो 2370 हो जाएगा, प्लस बाकी अगर हम बात करते हैं, ये आपके पास जो 32 लीटर्स था उसने उसको बेचा था 26 रुपये पर। मतलब क्या, ये इंटू ये, यहाँ से जो आपके पास टोटल सेलिंग प्राइस आई वो कितनी आई होगी, 832 रुपीज़ आई होगी। मतलब टोटल जो इनकी सेलिंग प्राइस बनी वो कितनी बनी, 201 कैरी, ये आपका जाएगा 2 और 3, ठीक है, 3202, इतने रुपीज़ बनी है इसकी सेलिंग प्राइस। अगर मैं टोटल कॉस्ट प्राइस की बात करता हूँ तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी आपके पास। अब एक चीज़ को समझो, अगर इनिशियली मैं आपसे मिल्क की बात करूँ तो इनिशियली आपके पास मिल्क कितना होगा, देखो यहाँ पर आपके पास मिल्क कितना था, 98 लीटर्स था। ये जो आपके पास 98 लीटर्स यहाँ पर मिल्क आया वो इस 32 लीटर्स के निकालने के बाद है। अब इस 32 लीटर्स में आपके पास मिल्क कितना होगा, 7:9 के हिसाब से अगर हम देखें तो 32 लीटर्स में आपके पास मिल्क होगा 14 लीटर्स। इसका मतलब इनिशियली अगर मैं मिल्क की बात करूँ तो वो कितना होगा, 98 प्लस 14, और आई कैन से 2 कैरी 112 लीटर्स, ठीक है। और अगर मैं इस 13 लीटर मिल्क को और ऐड कर देता हूँ, मतलब टोटल मैंने मिल्क कितना यूज़ करा, 125 लीटर्स मिल्क को यूज़ करा ना, ठीक है। और हम जानते हैं कि इनकी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, 16 है। मतलब टोटल जो आपके पास कॉस्ट प्राइस बन जाएगी वो 125 इंटू 16, और आई कैन से कितनी बन जाएगी, 2000 रुपीज़ बन जाएगी। तो यहाँ से अगर हम बात करें, आपके पास जो टोटल इसको प्रॉफिट हो रहा है वो कितने रुपए का हो रहा है, 1202 रुपीज़ का। मतलब इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में गिवन क्या उसने हमसे बोला है, 450 मीटर ट्रेन इज ट्रेवलिंग विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक आपके पास ट्रेन है जिसकी लेंथ कितनी है, 450 मीटर्स दी हुई है, ठीक है। वो किस स्पीड से जाती है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है, फाइन। उसने क्या बोला है कि व्हेन इट पासेस पॉइंट एक्स कंप्लीटली, जब वो पॉइंट एक्स को कंप्लीटली पास कर देती है, एट द सेम टाइम अ बाइक स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट एक्स विद स्पीड ऑफ 65 किलोमीटर पर आवर। तो देखो मान लेते हैं ये आपके पास क्या है, पॉइंट एक्स है। जो ट्रेन है उसने यहाँ से यहाँ इतना, ठीक है, उसने इसको क्रॉस कर दिया पूरी तरीके से। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 450 मीटर्स है, राइट। अब वो क्या बोलता है, इसी टाइम पर एक बाइक वाला यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, और जो बाइक की स्पीड है वो कितनी दी हुई है उसने, 65 किलोमीटर पर आवर दी हुई है, और जो ट्रेन की स्पीड थी वो कितनी थी, वो आपके 40 किलोमीटर पर आवर थी, राइट। अब वो क्या बोलता है कि व्हेन इट एग्जैक्टली रीचेस द मिडल पॉइंट ऑफ द ट्रेन इंक्रीजेज इट्स स्पीड बाय 55 किलोमीटर पर आवर एंड बाइक रिड्यूसेस इट्स स्पीड टू 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखो क्या होता है, बाइक ने चलना स्टार्ट करा इस पॉइंट एक्स से, तो जब बाइक इस ट्रेन के एग्जैक्टली बीच में आती है, अगर एग्जैक्टली बीच में आना है इसका मतलब क्या, ये डिस्टेंस आपके पास कितना होगा, इसको हम बोल सकते हैं ना। अब देखो ये आपके पास किलोमीटर पर आवर में, अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ ना 0.45 किलोमीटर्स बोल सकता हूँ, ठीक है। इसका मतलब आपके पास ये जो इसका आधा डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 0.45 डिवाइडेड बाय 2 किलोमीटर्स। तो देखो पहले केस की अगर हम बात करें, जो बाइक है उसको डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है, 0.45 अपॉन 2, ठीक है। और दोनों अगर साइमल्टेनियसली सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो ऑब्वियसली स्पीड्स इनकी क्या हो जाएंगी, वो सब्सट्रैक्ट हो जाएगी। तो अगर मैं 65 में से 40 को सब्सट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा, 25 किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम टी मान लो आपके पास,
ठीक है, तो ये कितना हो गया आपके पास पहला टाइम 0.45/50 हो गया, राइट। अब सेकंड वो केस क्या बोलता है कि जब वो मिडिल पर पहुंच गया तब जो ट्रेन है उसने अपनी स्पीड कितनी कर ली, 55 km/h कर ली, और जो बाइक थी, जो बाइक यहाँ पर आ गई थी, उसने अपनी स्पीड कितनी कर ली, थोड़ी सी उसने घटा ली, उसने 60 कर ली, राइट। तो उसने पूछा क्या है हमसे कि हाउ मच डिस्टेंस विल द बाइक ट्रेवल वाइल पासिंग द ट्रेन कंप्लीट, ठीक है। तो ट्रेन को कंप्लीटली पास करने में बाइक ने टोटल कितना डिस्टेंस चल लिया होगा, हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, अब आप एक काम कर लो, यहाँ से यहाँ इतना डिस्टेंस और ट्रेवल करने के लिए मतलब इस ट्रेन को पूरा पार करने के लिए इसने कितना और टाइम लिया होगा। अगर मैं ये चीज़ निकालना चाहूँ, मतलब केस 2 की अगर मैं बात करूँ, तो देखो अभी भी केस 2 में आपके पास डिस्टेंस कितना है, 0.45 ही है, ठीक है, बिकॉज वो मिडल पर पहुँच गया, मतलब क्या 0.45 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, इतना डिस्टेंस आपके पास बचा हुआ है। और जो स्पीड हो जाएगी वो इन दोनों को अगर मैं सब्सट्रैक्ट करूँगा, बिकॉज सेम डायरेक्शन में अभी भी जा रहे हैं, तो वो कितनी हो जाएगी 5 इंटू टाइम टी, ठीक है। ये आपके पास अगर T1 था तो ये T2 मान लो, तो आपके पास जो दूसरा टाइम निकला वो कितना निकला, 0.45/10 निकला, राइट, इतना ही तो निकला ना। अब हमें निकालना है कि बाइक ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा। तो देखो पहले बाइक ने इतना टाइम लिया ट्रेन के मिडिल पर पहुंचने में, फिर उसके बाद बाइक ने इतना टाइम और लिया, है ना, तो टोटल डिस्टेंस कितना चल लिया होगा, पहले केस से उसने कितना डिस्टेंस चला होगा, देखो 0.45 डिवाइडेड बाई 50 इंटू स्पीड कितनी थी बाइक की इस टाइम पर, 65 थी, प्लस अगर मैं इस केस की बात करता हूँ तो 0.45 डिवाइडेड बाई 10 इंटू, अब यहाँ पर बाइक की स्पीड कितनी 60 है, ठीक है, ये आपका 65 था, ये आपका 60 है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर कितना आएगा, ये आपके पास आएगा कितना 3.285 किलोमीटर्स, मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है इसको हम समझ लेते हैं। देखिए उसने बोला है कि n men 6 women and m children are given some work to do such that all men can do the work in इतना days, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं कि आपके पास मैन कितने हैं, n है, ठीक है, वुमेन कितनी है 6 है, फाइन, चिल्ड्रन कितने हैं, वो आपके पास m है, राइट। उसने क्या बताया है कि जितने भी आपके पास मैन हैं वो सब 5/3 डेज में काम को कंप्लीट कर लेते हैं। मतलब मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ ना कि देखो आपके पास नंबर ऑफ मैन कितने n है, तो n मैन, ठीक है, हर एक पर्सन की हम एफिशिएंसी मान लेते हैं कितनी है, वो m है, ठीक है। m कितने डेज में, 5/3 डेज में टोटल वर्क करता है। तो ये आपके पास टोटल वर्क हो गया किसके रिस्पेक्ट में, मैन के रिस्पेक्ट में। ऑल वुमेन कैन डू द सेम वर्क इन k डेज, अगर हम वुमेन के रिस्पेक्ट में लिखना चाहें तो बोल सकते हैं ना कि सारी वुमेन, मतलब क्या 6 वुमेन कितने k डेज में इस काम को कंप्लीट करती हैं। ये भी आपके पास टोटल वर्क हो गया किसके रिस्पेक्ट में, वुमेन के रिस्पेक्ट में। एंड ऑल चाइल्ड कैन डू द सेम वर्क इन इतना डेज, अगर मैं चिल्ड्रन के रिस्पेक्ट में लिखना चाहता हूँ तो लिख सकता हूँ ना कितने m चाइल्ड कितने डेज में, ये आपके पास हो जाएगा कितना 15/4 डेज में काम को कंप्लीट करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब उसके आगे देखिए उसने क्या बोला हमसे कि एफिशिएंसी ऑफ ईच मैन एंड ईच चाइल्ड आर इन द रेशियो 3:2 रिस्पेक्टिवली। ओके, हर एक मैन मतलब क्या, ये जो आपके पास छोटा m है और ये जो आपके पास छोटा c है, इन दोनों का उसने रेशियो दिया हुआ है कितना 3:2, बिकॉज एफिशिएंसी इसका रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। आगे क्या बोला है उसने कि व्हेन x चिल्ड्रन वर्क फॉर 3 डेज, जब x चिल्ड्रन काम करते हैं 3 डेज, x चिल्ड्रन काम करते हैं 3 डेज, ठीक है। अच्छा x चिल्ड्रन की बात करिए तो c लिख लो यहाँ पर, फाइन। देन द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय 3 वुमेन इन 3 डेज। ओके, तो जो बाकी का बचा हुआ काम है वो कौन कंप्लीट करता है,
3 वुमेन कितने डेज में, 3 डेज में। तो ये बराबर किसके हो जाएगा, टोटल वर्क के हो जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन को ध्यान में रखिएगा। इतनी आपके पास इन्फॉर्मेशन है। उसने बोला क्या है कि आपके पास x की वैल्यू निकालनी है, मतलब आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, थोड़ा समझिए। अगर मैं बात करता हूँ इसकी और इन दोनों की, तो इन दैट केस में क्या लिख सकता हूँ, देखो आपके पास m की जगह मैं 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको 3y मान लीजिए, इसको 2y मान लीजिए। ठीक है, अभी अगर मैं लिखना चाहूँ तो 3y इंटू 5/3। ठीक है, ये इक्वल टू किसके हो जाएगा, इसके, बिकॉज टोटल वर्क की तो है ना ये आपके पास। तो m इंटू सी मतलब क्या, 2y इंटू 15/4। तो ये आपके पास कैंसिल आउट हो गया, y से y कैंसिल आउट हो गया, ये आपके पास 2 टाइम्स गया। ठीक है, ये आपके पास 3 टाइम्स गया। मतलब अगर हम लिखना चाहें तो n/m इक्वल टू किसके, 3/2 के। मतलब क्या, इसकी वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, इसको मान लीजिए 3a, इसको मान लीजिए 2a। मतलब क्या, नंबर ऑफ मैन जितने और नंबर ऑफ चाइल्ड जितने, उनका रेशियो हमारे पास 3:2 आ गया। इतनी इन्फॉर्मेशन अभी तक हमारे पास गिवन है। अब हम स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इन दैट केस देखिए, उसने क्या बोला है कि 6k चाइल्ड वर्क्स फॉर अ डे, देन रिमेनिंग वर्क वॉज कम्प्लीटेड बाय अ मैन इन 10 डेज। अच्छा, तो देखो 6k, अब के क्या है आपके पास, अगर हम बात करें कि आपके पास यहाँ पर दिया है, तो 6k चाइल्ड मतलब c। ठीक है, वो एक दिन काम करते हैं, उसके बाद बाकी का बचा हुआ काम कौन कंप्लीट करता है, अ मैन। मतलब क्या, 1 मैन बाकी का बचा हुआ काम 10 डेज में कंप्लीट करता है। ये बराबर किसके है, टोटल वर्क के है। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, देखो आप इसको 6k की जगह, आपको नहीं पता है, c की जगह हम यहाँ से इसका यूज़ कर सकते हैं। मतलब मैं बोल सकता हूँ ना कि इंटू 2y, ठीक है, प्लस 1 m की जगह हम लिख सकते हैं इंटू 3y इंटू 10 इज इक्वल्स टू। अब टोटल वर्क अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं इसको भी लिख सकता हूँ, ठीक है, और इसको भी लिख सकता हूँ, दोनों ही हमारे पास हैं। और चाहे तो आप इसके रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पर आपके पास एक वेरिएबल w का और बढ़ जाएगा। तो अगर मैं चिल्ड्रन के रिस्पेक्ट में लिखना चाहता हूँ तो लिख सकता हूँ। अब देखो m की वैल्यू आपके पास कितनी है, m की वैल्यू आपके पास है 2a। तो 2a, ठीक है, इंटू c की वैल्यू आपके पास कितनी है, 2y इंटू 15/4। यहाँ से अगर हम देखेंगे, ये देखो ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखते हैं हमारे पास क्या बचेगा, y को आप कैंसिल आउट कर लीजिए। आपके पास 12k प्लस 30, यहाँ पर कुछ आपके पास नहीं बचा, इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 15a आ रहा है। ये आपके पास एक इक्वेशन बन रही है। क्या इसका किसी तरीके से यूज़ करके आप इस x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं? नहीं, हमारे पास ये जो दो वेरिएबल्स हैं वो आपके पास अभी भी बचेंगे ही। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट अलोन तो सफिशिएंट नहीं है इसके आंसर को फाइंड आउट करने के लिए। चलिए सेकंड की बात करते हैं हम लोग। सेकंड में उसने हमें क्या बताया, देखिए उसने बोला है कि n+13% चिल्ड्रन कैन डू होल वर्क इन इतना डेज। अच्छा, अगर n की हम बात करें, n की जगह हम लिख सकते हैं ना, कितना, 3a प्लस 13, ठीक है, परसेंट ऑफ चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन है कितने, अगर हम बात करें 2a है, ठीक है, और इनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, अगर हम यहाँ से लिखना चाहते हैं तो 2y लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो है वो कितने डेज में, 2n+3 डेज में, मतलब 2n+3 कितना, 3a प्लस 3 डेज में टोटल वर्क कंप्लीट करते हैं। अब टोटल वर्क बराबर किसके हैं, अगर हम लिखना चाहें, इसका यूज़ करना चाहें तो हम लिख सकते हैं ना, देखो आपके पास m की वैल्यू कितनी है, वो है 2a इंटू चिल्ड्रन की एफिशिएंसी कितनी है, वो है 2y, ठीक है, इंटू कितना, 15/4। ठीक,
इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए ये आपके पास यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, ये आपके पास 50 टाइम्स गया, ये 2 टाइम्स गया, ये 25 टाइम्स गया, ठीक है। 3 से ये 5 टाइम्स गया, तो अगर हम बात करें हमारे पास क्या आ जाएगा कि 2 3a प्लस 13 a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 125, ठीक है। यहाँ से अगर हम बात करें ये आपके पास कितना जाएगा 6, सॉरी इसको हम लिख सकते हैं कितना, ये आपका जाएगा 3a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 13a प्लस 13 इंटू 2 यहाँ पर, और ये 125, ठीक है। और ये आपका जाएगा कितना 6a स्क्वायर प्लस यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो 16a प्लस 26 माइनस 125 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू जो है वो पॉइंट्स में आएगी, बट हम जानते हैं ना कि आपके पास जो मैन है वो पॉइंट्स में तो हो नहीं सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि सेकंड अलोन इज ऑल्सो नॉट सफिशिएंट, आगे की यूज़ करने की हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, ठीक है। समझ में आ गया। अगर हम थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं, इन दैट केस देखिए थर्ड स्टेटमेंट में आपके पास क्या गिवन है, उस टाइम से बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय ईच मैन एंड ईच वुमेन इज इतना, ठीक है। मतलब अगर हम बात करें m अपॉन w कितना दिया हुआ है 4/3 दिया हुआ है, ये टाइम का रेशियो है, तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा 3:4 हो जाएगा, ठीक है। आगे उसने क्या बोला है कि 33.33% ऑफ वुमेन, मतलब कितना इसका 1/3, तो 2 वुमेन, ठीक है। अब वुमेन की जगह हम 4 लिख सकते हैं, फाइन, एंड ऑल चिल्ड्रन टुगेदर। अब देखो चिल्ड्रन कितने m है, मतलब हम लिख सकते हैं ना 2a, तो 2a इंटू चिल्ड्रन। अब देखो अगर मैं इसका और इसका यूज़ करता हूँ, सॉरी इसका, ये एफिशिएंसी इसका रेशियो था ना, तो इसके हिसाब से देखो m3 है, यहाँ पर भी m3 है, इसका मतलब c आपके पास 2 ही होगा, तो यहाँ पर चिल्ड्रन की एफिशिएंसी हम 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या देखो 2 वुमेन और सारे के सारे चिल्ड्रन, ठीक है, ये मिलकर 2.5 डेज में काम को कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब हम बोल सकते हैं ना इंटू 5/2 इक्वल टू टोटल वर्क। अब टोटल वर्क आपके पास क्या आ जाएगा, अगेन आप वही चीज़ कर सकते हैं, आप इसको यूज़ कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। मतलब क्या 2a इंटू चिल्ड्रन कितना 2 इंटू 15/4, ठीक है। यहाँ से अगर हम बात करें ये आपके पास 2 टाइम्स क्या, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये आपके पास 3 टाइम्स क्या, मतलब 6a यहाँ पर आया, ठीक है। ये आपके पास कितना हो गया, ये आपके पास हो गया 4a प्लस 8, तो a की वैल्यू कितनी है आपके पास 4 है, a की वैल्यू आपके पास 4 आ गई, मतलब ये वैल्यू आपके पास कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। और ये वैल्यू आपके पास कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, फाइन। अब अगर हम बात करते हैं इस इक्वेशन में पुट करने की, तो इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो x की वैल्यू आपको निकालनी है, चिल्ड्रन की एफिशिएंसी 2 है, ठीक है, वो 3 डेज में काम करते हैं, उसके बाद 3 वुमेन, तो 3 वुमेन की एफिशिएंसी हमें पता है कितनी है 4 है, इंटू 3, ठीक है, ये इक्वल टू इसके टोटल वर्क के। अब टोटल वर्क आपका कितना हो जाएगा, अगेन आप वही चीज़ करेंगे, क्या इसको यूज़ कर लीजिए, तो हम बोल सकते हैं ना ये आपके पास चिल्ड्रन कितने हैं 8 है, तो 8 इंटू, और हर एक चिल्ड्रन की एफिशिएंसी कितनी है 2 है, 2 इंटू 15/4, ठीक है। ये आपके पास 2 टाइम्स गया, कितना हो गया 60 हो गया ये आपका, फाइन। ये आपके पास कितना हो गया 36 हो गया, तो मतलब क्या कि 6x इक्वल टू इसका है 24 क्या रहा है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 4 हो जाएगी। मतलब क्या सिर्फ थर्ड से मैं इसके आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली थर्ड इज सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन, फाइन। आई होप समझ में आ गया होगा। ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसने बोला है कि स्पीड ऑफ ए इन स्टिल वाटर इज 100/3% लेस देन द स्पीड ऑफ सी इन स्टिल वाटर। ओके, तो जो ए की स्पीड है स्टिल वाटर में, ठीक है, वो आपके पास 100/3% लेस है, और आई कैन से 2/3 है किससे, जो सी की स्पीड है स्टिल वाटर में, ठीक है। स्पीड ऑफ बी
इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर्स पर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द स्ट्रीम। मतलब क्या, जो आपके पास बी की स्पीड है माइनस जो आपके पास स्ट्रीम की स्पीड है वो कितनी दी हुई है, 10 किलोमीटर पर आवर के बराबर दी हुई है। इसका मतलब ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास स्पीड हो गई किसकी, बी की अप स्ट्रीम में, बोट की स्पीड स्टिल वाटर में माइनस स्ट्रीम की स्पीड। ठीक है, उसके बाद उसने बोला है कि टाइम टेकन बाय बोट सी ट्रेवलिंग एक्स किलोमीटर्स अप स्ट्रीम इन इज 4 आवर्स। ओके, जो टाइम लगता है किसको, सी को एक्स किलोमीटर्स कवर करने के लिए अप स्ट्रीम में, मतलब क्या डिस्टेंस आपके पास कितना है, एक्स किलोमीटर्स है। अगर मैं अप स्ट्रीम में स्पीड की बात करूँ सी की, तो वो कितनी हो जाएगी, सी माइनस स्ट्रीम की स्पीड एस मान लो, ये इक्वल टू किसके दिया हुआ है, 4 के दिया हुआ है। और उसने बोला है कि एंड द टाइम टेकन बाय बोट बी टू ट्रेवल एक्स किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम इज इतना, और बी को जितना टाइम लगता है एक्स किलोमीटर्स कवर करने के लिए डाउन स्ट्रीम में, मतलब क्या कि बी प्लस एस वो कितने दिया हुआ है, 1.5 दिया हुआ है। ठीक है, आपको इस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। उसने में क्या बताया कि द डिफरेंस बिटवीन द अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट ए एंड बोट सी इज 10 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, आपके पास जो डिफरेंस दिया हुआ है अप स्ट्रीम स्पीड किसका, ए का और सी का, वो आपके पास ये दिया हुआ है। अगर मैं स्टिल वाटर में स्पीड देखूँ तो ऑब्वियसली सी की ज़्यादा, इसका मतलब अप स्ट्रीम स्पीड भी सी की ज़्यादा होगी, बिकॉज जो स्ट्रीम की स्पीड है वो तो दोनों की सेम ही है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ना कि अप स्ट्रीम स्पीड जो सी की होगी, मतलब क्या 3k माइनस एस, ठीक, माइनस जो आपके पास ए की स्पीड होगी अप स्ट्रीम में 2k माइनस एस, ये इक्वल टू किसके 10k होगी। तो यहाँ से अगर हम बात करें के की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 10 आ गई। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको पता है। ठीक, अब क्या सिर्फ फर्स्ट से हमारे पास आंसर आ सकता है, देखिए अगर हम बात करें यहाँ से, तो मैं अगर x के रिस्पेक्ट में लिखना चाहूँ इसको क्या लिख सकता हूँ, 4c की जगह अगर मैं इसको लिखता हूँ, मतलब क्या 3k माइनस एस, ये लिख सकता हूँ। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इसको x के रिस्पेक्ट में लिखना चाहूँ तो 1.5 इंटू बी आपके पास है प्लस एस। ठीक है, ये लिख सकता हूँ। अब एक चीज़ को समझो, b हम जानते हैं ना हमारे पास कितना दिया है, इसके अकॉर्डिंग 10 प्लस स्ट्रीम की स्पीड के बराबर है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर लिखना चाहूँ क्या लिख सकता हूँ, 3/2 इंटू 10 प्लस 2s लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसका और इसका यूज़ करूँ, इन दैट केस एक आपके पास इक्वेशन क्या बन रही है, इसको यहाँ पर लिखते हैं कि 3k माइनस एस इज इक्वल्स टू 3/2 10 प्लस 2s, ये आपके पास 5 टाइम्स गया, ये आपके पास 1 टाइम्स गया। ठीक है, तो 12k माइनस 4s इज इक्वल्स टू 15 प्लस 3s, और आई कैन से ये आपके पास कितना लगेगा, 12k माइनस 7s इज इक्वल्स टू 15। ये आपके पास एक इक्वेशन बन रही है। अब देखो k की वैल्यू आपके पास अगर 10 आ गई, इन दैट केस ये आपके पास कितना आ जाएगा, 120 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 7s, और आई कैन से 7s इज इक्वल्स टू 105k, मतलब s की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 15। अगर s की वैल्यू आपके पास 15 आ गई तो यहाँ पर पुट करके हम b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर हमें b की वैल्यू पता चल गई, s की वैल्यू पता चल गई, इन दैट केस इस इक्वेशन में पुट करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या है, स्टेटमेंट अलोन फर्स्ट इज सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से अगर मैं सेकंड की बात करता हूँ तो सेकंड को भी देख लीजिए। सेकंड के केस में उसने बोला क्या कि आपके पास जो रेशियो है स्पीड ऑफ बोट ए इन डाउन स्ट्रीम एंड बोट बी इन अप स्ट्रीम, वो आपके पास ये दिया हुआ है। ठीक है, मतलब क्या आपके पास जो स्पीड है ए की डाउन स्ट्रीम में, अब देखो बोट की स्पीड 2k और डाउन स्ट्रीम में इसलिए प्लस एस अपॉन बी की अगर हम बात करें तो ये आपके पास अप स्ट्रीम में बात कर रहे हैं, तो अप स्ट्रीम में तो ऑब्वियसली आपके पास 10 दिया ही हुआ है, ये बराबर किसके 7/2k। तो यहाँ से देखो आपके पास 2k प्लस एस इक्वल टू किसके आ रहा है, यहाँ से अगर हम बात करें 35 के आ रहा है। ठीक है,
ये आपके पास एक क्वेश्चन है। हम एक चीज़ जानते हैं ना कि यहाँ तक आपके पास ये जितनी स्टार्टिंग में इन्फॉर्मेशन दी हुई थी उससे वैल्यू आ रही थी, ये एक आपके पास इक्वेशन आ रही थी। इसमें देखो आपके पास वेरिएबल क्या है, के और एस है। इसका मतलब क्या है, इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का यूज़ करके मैं इसके आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, आपके पास क्या पता हो जाएगा, देखो यहाँ से आपके पास एस पता हो जाएगा। अगर एस पता हो गया तो आप यहाँ पर पुट करके बी को निकाल सकते हैं, और अगर आप बी को निकाल सकते हैं तो यहाँ पर पुट करके आप एक्स को निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि सेकंड अलोन इज ऑल्सो सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। इसी तरीके से अगर मैं थर्ड की बात करता हूँ तो थर्ड में उसने क्या बोला है कि जो डाउन स्ट्रीम स्पीड है सी की वो आपके पास ये है। मतलब क्या हुआ कि सी को हम क्या लिख सकते हैं, 3k प्लस स्ट्रीम की स्पीड s ये इक्वल टू किसके 45 के। अगेन आपके पास देखो ये आपके पास एक इक्वेशन बन रही है जिसमें k और s क्या वेरिएबल है। अगर मैं इसका यूज़ करता हूँ इन दैट केस हम s की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपके पास s की वैल्यू निकल जाएगी, b की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी यहाँ से पता चल जाएगी। ठीक है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, इस x की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि अलोन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड अलोन आर सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखिए उसने हमसे बोला है कि 4 वर्कर्स जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं वर कॉल्ड टू कंप्लीट अ वर्क। ठीक है, इन चारों को एक काम को कंप्लीट करने के लिए बुलाया गया। उसके बाद ओनली बी एंड डी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर इनिशियली। ठीक है, उसने क्या बोला कि आपके पास 4 वर्कर्स हैं ए बी सी और डी। स्टार्टिंग में आपके पास सिर्फ बी और डी काम करने आते हैं। ठीक है, एंड वर्कड फॉर एन डेज ओनली, और ये मिलकर सिर्फ कितने एन डेज काम करते हैं। ठीक है, आफ्टर विच टुगेदर दे नेवर वर्कड अलोन। इसके बाद ये दोनों मिलकर कभी भी अकेले काम नहीं करेंगे, मतलब सिर्फ ये एन डेज काम करेंगे। इसके अलावा बी और डी साथ में अकेले नहीं काम करेंगे। समझ में आ गया। उसके बाद वो क्या बोलता है कि ओनली बी एंड सी टुगेदर वर्कड फॉर द लास्ट पी डेज बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क। उसने क्या बोला कि सिर्फ बी और सी ये दोनों मिलकर काम करते हैं लास्ट के कितने डेज, पी डेज, काम खत्म होने से पहले। ठीक है, एंड द होल वर्क गेट्स कंप्लीटेड इन एम डेज। और जो टोटल टाइम लगता है, मतलब क्या बी और डी ने जितने टाइम काम करा, फिर लास्ट में बी और सी ने जितने दिन काम करा, इन सब को मिलाकर टोटल कितने एम डेज लगते हैं। बीच का हमें कुछ नहीं पता है अभी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद उसने क्या बोला है कि नन ऑफ देम वर्कड अलोन एट एनी टाइम। किसी ने भी अकेले काम नहीं करा। ठीक है, एंड ईच वन ऑफ देम वर्कड एट लीस्ट फॉर अ डे। और कम से कम एक दिन तो काम करा ही है हर किसी ने। ठीक, उसके बाद हमें क्या करना है कि फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच बी अलोन विल फिनिश द वर्क। बी अकेला कितने टाइम में इसको फिनिश कर लेगा, हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी। मतलब आपको बी की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए, टोटल वर्क पता होना चाहिए, तब आप इसके आंसर को निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो स्टेटमेंट फर्स्ट देखते हैं हम लोग। उसने क्या बोला कि ए अलोन कैन फिनिश 20% ऑफ द वर्क इन 3.2 डेज। यहाँ से हम क्या पता कर सकते हैं कि देखो ए अगर 3.2 डेज में 20% काम करता है, इसका मतलब पूरा काम कितने टाइम में करेगा। यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो आपके पास 16 डेज आएगा। हमें इतना पता चल गया कि ए 16 दिन लेता है काम को कंप्लीट करने के लिए। इतनी इन्फॉर्मेशन पता है। उसके बाद उसने क्या बोला है कि सी अलोन कैन फिनिश 55% ऑफ वर्क इन एम डेज। अच्छा, सी अकेला एम नंबर ऑफ डेज में कितना 55% ऑफ द वर्क कंप्लीट कर लेता है, जो भी टोटल वर्क है आपके पास वो। ठीक, आगे क्या बोलता है वो कि बी वर्कड फॉर एम नंबर ऑफ डेज। बी ने एम नंबर ऑफ डेज काम करा। इसका मतलब क्या, बी ने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक काम करा होगा, बिकॉज एम आपके पास क्या था, टोटल नंबर ऑफ डेज थे। ठीक है, तो फर्स्ट से तो आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन गिवन है। यहाँ से आप किसी भी तरीके से बी की एफिशिएंसी तो नहीं निकाल सकते। आप मान सकते हैं कि ए के थ्रू हम टोटल वर्क कितना 16 मान लें, ये एक आपके पास पॉसिबिलिटी बन सकती है। बट स्टिल
आपको बी की एफिशिएंसी नहीं पता चलेगी, इसलिए फर्स्ट इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन, इतना कंफर्म हो गया। सेकंड की बात करते हैं। चलो, उसने क्या बोला कि ए ओनली वर्कड विथ बी एंड डी टुगेदर। ए ने सिर्फ बी और डी के साथ काम किया एंड फॉर 2 days, और कितने दिन? सिर्फ 2 दिन काम किया। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एन एंड पी इज 3 days। अच्छा, एन और पी के बीच में जो डिफरेंस है वो 3 दिनों का है। ठीक है, उसके डी अलोन कैन फिनिश 80/3% ऑफ द वर्क इन 8 days। अच्छा, डी अकेला 8 दिनों में कितना काम कंप्लीट कर लेता है? 80/3% ऑफ टोटल वर्क कंप्लीट कर लेता है। इतनी इंफॉर्मेशन यहाँ पर है। सो अगेन हम सिर्फ सेकंड से भी इसके आंसर को तो फाइंड आउट कर नहीं सकते हैं, है ना। चलो थर्ड लिखते हैं। थर्ड में उसने क्या बोला कि सी वर्क्स ओनली विथ बी एंड फॉर के नंबर ऑफ डेज। अच्छा, उसने बात क्या करी है कि जो सी है वो सिर्फ बी के साथ काम करता है। अब हम एक चीज़ जान देना स्टार्टिंग में कि सी और बी ने लास्ट के पी डेज काम किया है ना, हम ये चीज़ जानते हैं। तो देखो, सी और बी इन दोनों ने काम करा, ठीक है, और आपके पास कितने डेज काम करा? के नंबर ऑफ डेज काम करा, वेयर द वैल्यू ऑफ के इज 1 more देन द नंबर ऑफ डेज ए वर्क। और के की जो वैल्यू है वो 1 ज़्यादा है किससे? जितने नंबर ऑफ डेज ए ने काम किया। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन। सिर्फ थर्ड की बात कर रहा हूँ अभी, राइट। उसके बाद सी एंड ए टुगेदर कैन फिनिश, इसको ये कर लेना, है ना, आपके क्वेश्चन में जब दिया था, टुगेदर कैन फिनिश 27/80 पार्ट ऑफ द वर्क इन 3 days। अच्छा, उसने वाला कि सी और ए जो है ना वो 3 दिनों में कितना? 27/80 पार्ट ऑफ टोटल वर्क कंप्लीट कर लेते हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास दी हुई है सिर्फ थर्ड से, तो यहाँ से भी हम ऑब्वियसली आंसर को तो फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? इनको जोड़कर देखना पड़ेगा। तो उसके लिए देखिए, अगर मैं फर्स्ट और थर्ड की बात करता हूँ तो इन दैट केस देखिए आपको क्या पता चल रहा है। अगर हम बात करें, ये देखो आपके पास, अगर मैं फर्स्ट और थर्ड की बात करता हूँ तो देखो, ए आपके पास 16 दिन लेता है एक काम को कंप्लीट करने के लिए, इतना हमें पता है। ठीक है, उसके बाद एक ये जो आपके पास इक्वेशन है, फाइन, यहाँ से थोड़ा सा आपको एक आइडिया हो सकता है। देखो, टोटल वर्क है, आप यहाँ तो यहाँ से क्या कर सकते हैं? 16 टोटल वर्क मान लो, ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 1। या फिर आप इसकी जगह टोटल वर्क 80 मान लो, बिकॉज 16 भी तो हम अज्यूम ही करते हैं ना, है ना। अगर मैं 80 आपके पास टोटल वर्क मानता हूँ, इन दैट केस ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। और अगर ये आपने 80 माना तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक कैलकुलेटिव थोड़ी सी फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पर अगर मैं 80 करता हूँ, इन दैट केस ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपका C + A × 3 = 27 की हो जाएगा। यहाँ से ये देखो 9 टाइम्स क्या, A की वैल्यू आपके पास 5 है, तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। मतलब अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को जोड़ता हूँ, इन दैट केस आपके पास A की एफिशिएंसी कितनी है? 5, C की एफिशिएंसी कितनी है? 4। अब यहाँ से देखो, अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ, इन दैट केस क्या आपको मिलेगा कि C की एफिशिएंसी आपके पास कितनी है? 4 है, इंटू m नंबर ऑफ डेज इज इक्वल्स टू 11/20। टोटल वर्क आपके पास है 80, 4 टाइम्स क्या? 4 से 4 गया। m की वैल्यू कितनी आई? 11। मतलब क्या, आपके पास टोटल ये इन्होंने जितने दिन काम करा वो कितना? 11 आया। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। अब अगर मैं बात करता हूँ बी की, आपके पास टोटल वर्क आपको मिल गया है, क्या मैं बी की एफिशिएंसी सिर्फ फर्स्ट और थर्ड से फाइंड आउट कर सकता हूँ? बताइए। नहीं कर पाऊँगा, बिकॉज अगर हम यहाँ से बात करें, हमें बस इतना पता है कि बी ने पूरे 11 दिन काम करा है। ठीक है, बी ने क्या करा है? पूरे 11 दिन काम करा है। इसके अलावा हम और ज़्यादा कुछ फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली इसमें भी देखो हम पता नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आपको के की वैल्यू नहीं पता है, तो इसलिए फर्स्ट और थर्ड इज़ नॉट सफिशिएंट। अगर हम बात करते हैं सेकंड को इसमें ज्वाइन करने की, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं सेकंड को इसमें ज्वाइन कर देता हूँ, इन दैट केस हमें एक चीज़ पता है ना कि ए, बी और डी ने 2 दिन काम करा था और ए ने सिर्फ बी और डी के साथ काम करा था। इसका मतलब क्या है
कि सी और बी ने कितने दिन काम करा होगा, इससे एक दिन ज़्यादा, मतलब 3 दिन काम करा होगा। कितने दिन काम करा होगा, 3 दिन काम करा होगा। और अगर आपके पास इन ने 3 दिन काम करा है, इसका मतलब क्या है, सी और बी ने कितने डेज काम करा था, पी डेज। मतलब आपके पास पी की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो ऑब्वियसली एन की वैल्यू आपके पास बड़ी होगी, बिकॉज अगर पी की वैल्यू बड़ी होगी इन दैट केस एन की वैल्यू तो 0 हो जाएगी ना। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि आपके पास एन की जो वैल्यू है, मतलब क्या, जितने दिन बी और डी ने काम करा था वो कितना आ गया आपके पास, यहाँ से अगर हम बात करें 6 हो गया। तो अब आपके पास देखो एक इक्वेशन कैसे बन जाएगी। हम जानते हैं ना कि बी और डी ने कितने, 6 दिन काम किया, ठीक है। और हम जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस डी ने कितने दिन काम करा, 2 दिन काम करा। और आपके पास इसके बाद बी प्लस सी ने कितने दिन काम करा, 3 दिन काम करा। देखो आपके पास टोटल कितने, 11 दिन बन रहे हैं, मतलब एम की वैल्यू आपके पास सेटिस्फाई हो रही है ना। तो ये इक्वल टू किसके हो जाएगा, टोटल वर्क के, ठीक है। अब हम एक चीज़ जानते हैं, देखो आपके पास यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ तो ए ने कितने दिन काम करा है, 2 दिन यहाँ पर काम करा है, ठीक है। बी ने कितने दिन काम करा है, पूरे 11 डेज काम करा है, ठीक है। अगर मैं सी की बात करूँ तो सी ने सिर्फ यहाँ पर 3 दिन काम करा है। डी की अगर मैं बात करूँ तो डी ने यहाँ पर 2 दिन काम करा, सॉरी 6 दिन काम करा, यहाँ पर 2 दिन, मतलब डी ने पूरे 8 डेज काम करा है। ये बराबर किसके, टोटल वर्क के होगा, ठीक है। समझ में आ गया। टोटल वर्क आपने कितना माना, 80 मान लिया था। तो यहाँ से देखो अगर मैं a इंटू 2 करता हूँ, मतलब क्या, ये आपके पास कितना है, 5 है, तो ये आपके पास 10 हो जाएगा। 11 बी की आपको एफिशिएंसी ऑलरेडी फाइंड आउट करनी है। सी की अगर हम बात करते हैं तो सी आपके पास 4 है, तो ये 12 हो जाएगा। और देखो डी ने 8 दिन में कितना काम करा था, 80/3% ऑफ टोटल वर्क। मतलब क्या, आपके पास इसकी वैल्यू भी आ जाएगी, तो उसको आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। टोटल वर्क आपको ऑलरेडी 80 पता है, तो यहाँ से मैं बी की वैल्यू निकाल सकता हूँ ना। और अगर मुझे बी की एफिशिएंसी पता चल जाएगी तो ऑब्वियसली मैं क्या निकाल सकता हूँ कि बी अकेला कितने टाइम में इस पूरे काम को कंप्लीट कर लेगा। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों ही आपके पास मिलकर सफिशिएंट है इसके आंसर को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा।